हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल झारपीडिया पर आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, हम लोग जेटेट स्पेशल साइंस का सीरीज स्टार्ट किए हैं। जेटेट के एग्ज़ाम में साइंस का एनसीईआरटी से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। शायद ही कोई क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स जो एनसीईआरटी से बाहर जाएगा। तो इस सीरीज में हम लोग क्लास 6 से लेकर 10th तक के एनसीईआरटी को कवर करेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी करेंगे। तो हम लोग अभी क्लास 6 का एनसीईआरटी शुरू किए हैं फ्रेंड्स। इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ये सब काफ़ी बेसिक चीज़ है फ्रेंड्स, पर हम लोग एक बार रिवीजन पर्पज से इसको देख ले रहे हैं। इसके आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल जो है वह बढ़ते जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 3 है रेशों से वस्त्र तक, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर क्या होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे बताया गया है कि रेशा एक पतला बाल जैसी संरचना वाला पदार्थ है। रेशा आप लोग देखे होंगे, जैसे सुई में धागा जब पिरोते हैं, धागा जब डालने का प्रयास करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि वह धागा जो है वह बहुत सारा भाग में बट जाता है और हम लोगों को सुई में धागा डालने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो वही जो पतला पतला जो धागा बट जाता है, पतला पतला फॉर्म में जो दिखता है, वही होता है रेशा, फाइबर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे दिया गया है रेशों से धागा बनता है और धागे से कपड़ा बनता है। यहाँ पे रेशा को कहीं कहीं तंतु भी लिखा जाता है फ्रेंड्स। तंतु से तागा बनता है, तागा मतलब धागा हो गया, और तागा से क्या बनता है? वस्त्र बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो आगे दिया गया है रेशों के प्रकार। तो रेशे जो हैं वह दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक रेशे, एक कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे भी दो तरह के पाए जाते हैं, एक प्लांट से हम लोगों को मिलता है, एक एनिमल से मिलता है। तो प्लांट से क्या क्या मिलता है? कॉटन मिलता है, जूट मिलता है, और एनिमल से क्या क्या मिलता है? ऊन मिलता है और सिल्क मिलता है, ऊल और सिल्क। तो ऊन हम लोगों को भेड़ से या बकरी से प्राप्त होता है। कभी कभी हम लोगों को ऊन जो है वह खरगोश से, याक से या ऊँट के बाल से भी प्राप्त किया जाता है ऊन को। ठीक है, और जो रेशम है वह रेशम कीट कोकून जो होता है उससे मिलता है। रेशम रेशम किससे मिलता है? जो रेशम कीट क्या होता है? कोकून। कोकून से हम लोगों को रेशम प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, आगे है कृत्रिम रेशे। तो कृत्रिम रेशे कैसे बनाया जाता है? तो कुछ केमिकल रिएक्शन के थ्रू कृत्रिम रेशे का निर्माण किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक आदि। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा फ्रेंड्स, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ये सब कृत्रिम रेशा है। आगे है कॉटन। कॉटन के बारे में क्या बताया गया है? तो कपास के पौधों से प्राप्त होता है। कपास के फल बोल फटने पर रेशे निकलते हैं। आप देखे होंगे फ्रेंड्स इमेज में जनरली कि जब कपास का खेती किया जाता है तो एक टाइम के बाद उसका फल जो है वह फटने लगता है, जिससे पूरा खेत जो है वह वाइट वाइट दिखने लगता है, उससे रुई बाहर निकलने लगता है। तो वही लिखा गया है कि कपास के फल जिसको बोल कहा जाता है, फटने से रेशे निकलते हैं। कपास के रेशों से बीज अलग करने की प्रक्रिया जीनिंग या कपास ओटना कहलाती है। कपास के रेशों से जब बीज अलग करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जीनिंग, या हिंदी में उसको कपास ओटना कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड जूट को पटसन भी कहा जाता है। तो जूट के बारे में क्या दिया गया है? तो जूट जो है वह जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है। जूट किससे प्राप्त होता है? तो जूट का जो पौधा होता है उसका तना से प्राप्त होता है। आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स मैक्सिमम लोग कि हम लोग के गांव में सन के नाम से जूट का खेती किया जाता था, जो सन का खेती किया जाता है। फिर एक टाइम के बाद उसको काट करके कुछ दिन तक तालाब में, नदी में छोड़ दिया जाता है, और जब उसका ऊपर वाला जो स्टीम वाला पार्ट जो है वह सड़ने जैसा हो जाता है तो फिर उसको छुड़ा करके वहाँ से जूट निकाला जाता है उसका तना से।
आगे दिया गया है कि जूट की खेती मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में होती है। जूट की खेती मुख्यतः कहाँ कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में और असम में। और जूट से क्या क्या बनता है? तो बोरा, रस्सी, चटाई, ये सब जूट से बनाया जाता है। आगे दिया गया है धागा बनाना। धागा बनाना स्पिनिंग। रेशों को मोड़कर धागा बनाने की प्रक्रिया स्पिनिंग या कताई कहलाती है। तो स्पिनिंग या कताई किसको कहेंगे? तो जब रेशा को मोड़ करके धागा बनाया जाएगा। ठीक है। आगे है बुनाई, वीविंग। वीविंग के बारे में क्या दिया गया है कि जब दो या दो से अधिक धागों को मिलाकर कपड़ा बनाना जो है वह वीविंग कहलाता है। और किसी एकल तागे का उपयोग करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को नीटिंग कहते हैं। तो दो या दो से अधिक तागों को मिलाकर जब कपड़ा बुना जाता है तो उसको वीविंग कहेंगे। और जब एक ही तागा का उपयोग करके वस्त्र बनाया जाएगा, जैसे स्वेटर बुनने में आप देखे होंगे कि एक ही गोला सा ऊन होता है, उसी को ऐसे बिना जाता है, उसी से स्वेटर बनाया जाता है एक ही धागा का यूज करके। तो वो नीटिंग का प्रक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, उस प्रक्रिया को नीटिंग कहेंगे। आगे है बुनाई के उपकरण। तो बुनाई का अलग अलग उपकरण होता है, जैसे है करघा, हथकरघा, पावर लूम। हथकरघा में हाथ का यूज किया जाता है, करघा भी मशीन ही होता है, और पावर लूम जो है वह इलेक्ट्रिक के थ्रू चलने वाला मशीन होता है। तो यह सब बुनाई का उपकरण है। आगे दिया गया है फ्लैक्स। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। फ्लैक्स याद रखिएगा फ्रेंड्स कि यह भी एक पादप है जिससे हम लोगों को प्राकृतिक तंतु मिलता है। और फ्लैक्स का जो है वह खेती प्राचीन मिस्र में नील नदी के किनारे किया जाता था। ठीक है, नील नदी के किनारे। आगे अब इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, कुछ इम्पोर्टेंट ये पॉइंट दिया गया है इसी से रिलेटेड जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे बस शॉर्ट में बताया गया है कि फाइबर से यार्न बनेगा और यार्न से फैब्रिक। हम लोग देखें तंतु से तागा बनेगा और तागा से वस्त्र बनेगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। जीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? तो कपास से बीज अलग करने की प्रक्रिया को जीनिंग कहते हैं। स्पिनिंग क्या होता है? तो धागा बनाने वाली प्रक्रिया को स्पिनिंग कहेंगे। और वीविंग क्या होगा? तो वीविंग जब दो या दो से अधिक धागों का प्रयोग करके कपड़ा बनाते हैं तो हम लोग उसको वीविंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या है? वस्तुओं के समूह बनाना, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इसमें दिया गया है वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो क्लासिफिकेशन में है कि समान गुणों वाली वस्तुओं को एक समूह में रखना वर्गीकरण कहलाता है। मतलब हम मान लीजिए हमारे पास ढेर सारा वस्तु है, तो सारा मतलब एक उसमें कोई समान गुण ढूंढेंगे, और समान गुण जिसमें होगा, जैसे हम लोग ढूंढेंगे कि कौन कौन सा वस्तु गोल है, तो गोल वाला वस्तु को एक जगह रखेंगे। कौन सा वस्तु प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक वाला गुण देखेंगे कि कौन सा वस्तु प्लास्टिक का बना हुआ है, तो उस तरह से उसका क्लासिफिकेशन अलग से करेंगे, उसको एक अलग वर्ग में रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग कोई भी वस्तु का गुण क्या है, उसमें समानता, उसको देख करके उसको एक अलग समूह में रखते हैं, उसी को वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। वर्गीकरण का महत्व, मतलब वर्गीकरण करने से हम लोगों को क्या फ़ायदा है, उसका क्या महत्व है, ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि वस्तुओं को पहचानना आसान होता है और अध्ययन और उपयोग में सुविधा होती है। तो अगर हम लोग कोई भी वस्तु को अरेंज करके रखते हैं, तो हम लोग घर में भी देखते होंगे कि जब वस्तु अरेंज रहता है तो उसको पहचानना आसान होता है, या कभी भी हम लोगों को ज़रूरत के अनुसार उसको खोजने में ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, वह आसानी से मिल जाता है। अब आगे है पदार्थ के गुण। तो पदार्थ का गुण में हम लोग देखेंगे कि दिखावट, पहला दिखावट के आधार पे। तो पर कुछ पदार्थ चमकदार होते हैं, कुछ बिना चमक वाले होते हैं। आगे है कठोरता। कठोरता में बताया गया है कि कुछ कठोर पदार्थ होते हैं, कुछ सॉफ्ट पदार्थ होते हैं। वैसे ही है
सोल्यूबिलिटी घुलनशीलता, घुलनशीलता में बताया गया है कि कुछ पानी में घुलने वाले होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है नमक, चीनी, और कुछ पानी में नहीं घुलने वाले होंगे, इनसोल्यूबल होंगे। तो वह हो गया तेल, रेत, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया इनसोल्यूबल का। अब है पारदर्शिता। तो पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी किसको बोलेंगे फ्रेंड्स? तो ऐसा पदार्थ या सामग्री जिससे होकर के हम किसी भी वस्तु को आर पार से देख सकते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ हम लेंगे या सामग्री लेंगे तो उससे हम लोगों को वस्तु के उधर आर पार का चीज़ आराम से दिखाई दे देगा। वह हो गया ट्रांसपेरेंट, जिसे आर पार का रोशनी आसानी से पार हो सके। जैसे एग्जाम्पल में आपका है कांच या साफ पानी या जल, वायु, जल हो ही गया, या प्लास्टिक, वाइट प्लास्टिक अगर हम लोग अपने फेस के सामने रखेंगे फ्रेंड्स तो उसके दूसरे साइड वाला चीज़ भी हम लोगों को क्लियर नज़र आता है। तो वह हो गया ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल। ऐसे ही हो गया ट्रांसलूसेंट, अर्धपारदर्शी। अर्धपारदर्शी मतलब कि कोई भी वस्तु जो है वो हम लोगों को दिखेगा पर स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। जैसे बटर पेपर, तो बटर पेपर हम लोग रखेंगे अपने फेस के सामने तो हम लोगों को दूसरे साइड का चीज़ दिखेगा पर क्लियर नहीं दिखेगा। या हम लोग टॉर्च जब जलाते हैं फ्रेंड्स अपने हथेली के नीचे, तो हम लोगों के हथेली के ऊपर लाइट दिखता है, हल्का हल्का लाइट दिखता है, वह ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल हुआ। पर क्लियर नहीं कुछ दिख पाता है। पर ऊपर से देखिएगा, नीचे हथेली के नीचे टॉर्च जला करके तो हाथ के ऊपर आप लोगों को रेड कलर का पूरा दिखाई देगा लाइट पास होता हुआ। अब है अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या हुआ कि वैसा पदार्थ जिससे होकर वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, मतलब जिससे जरा सा भी लाइट पार नहीं होगा। जैसे लकड़ी हो गया, अब लकड़ी को आँख का सामने रख लीजिए और फिर उसके दूसरे साइड का कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देगा। इसी का एग्जाम्पल धातु है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तैरना या डूबना। तैरना या डूबना के आधार पर पदार्थ को अगर बांटा जाए तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि लकड़ी या पत्थर। तो या तो तैर जाएगा या तो डूब जाएगा। तो लकड़ी पानी में तैर जाता है, पत्थर पानी में डूब जाता है। अब है धातु या अधातु। धातु या अधातु के आधार पर भी हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं कि धातु को एक तरफ रखेंगे, अधातु को एक तरफ रखेंगे। तो धातु का क्या गुण होता है फ्रेंड्स? तो धातु चमकदार होता है, कठोर होता है और ऊष्मा और बिजली का अच्छा चालक होता है। धातु ऐसे देखिएगा तो सारा धातु जनरली चमकदार नहीं दिखेगा, पर उसको तुरंत काट करके उसका काटा हुआ भाग जगह देखिएगा तो वह वहाँ पे चमकदार दिखेगा। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे लोहा का छड़ ले लीजिए फ्रेंड्स। तो लोहा का छड़ को बीच से काटिएगा तो जनरली लोहा का छड़ जो है वो ऐसे चमकदार नहीं दिखेगा, पर इसको जब बीच से काटिएगा तो यहाँ पे आपको दोनों जो दो भाग में बटेगा वहाँ पे चमक दिखेगा। तो वो एग्जाम्पल हो गया धातु का। ऐसे ही अधातु। अधातु क्या है? सामान्यतः बिना चमक का, मतलब जनरली अधातु जो होता है, नॉन मेटल्स होता है, वह बिना चमक का होता है। वैसे इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कि अभ्रक हो गया। तो अभ्रक अधातु है पर चमकता है, पर जनरली जो होते हैं अधातु वह बिना चमक वाले होते हैं और ऊष्मा और बिजली के कमजोर चालक या कुछ चालक होते हैं। इनसे ऊष्मा और बिजली का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे एग्जाम्पल में हो गया प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब नॉन मेटल्स है और इसमें ऊष्मा और बिजली का चालक नहीं होता है। ये सब ऊष्मा और बिजली का कुचालक होते हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो हम लोग पढ़ चुके। तो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, घुलनशील और अघुलनशील। घुलनशील क्या होगा? तो जो पानी में घुल जाएगा वह पदार्थ घुलनशील होगा और जो नहीं घुलेगा वह अघुलनशील होगा। घुलनशील का एग्जाम्पल क्या हो गया? चीनी हो गया, नमक हो गया। अघुलनशील का क्या हो गया? तेल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट क्या हुआ कि जिससे आर पार आराम से दिखाई दे, वह पदार्थ जिससे हम लोग आर पार का चीज़ आराम से देख सकें वह ट्रांसपेरेंट हुआ। ट्रांसलूसेंट में हम लोग आर पार का चीज़ देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते, आधा अधूरा देखेंगे, इसलिए उसका नाम अर्धपारदर्शी है। और ओपेक, अपारदर्शी में बिल्कुल ही नहीं देख पाएंगे।
ठीक है फ्रेंड्स। मेटल जो है वह विद्युत का और ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, और वुड और प्लास्टिक जो है वह सामान्यतः नॉन मेटल का एग्जाम्पल है, वह इंसुलेटर होता है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड, ये दोनों चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQ देखते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जूट किस पौधे से प्राप्त होता है, या जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, इस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए फ्रेंड्स। तो हम लोग देखते हैं कि जूट जो है वह जूट के पत्ती से प्राप्त होता है, तना से प्राप्त होता है, जड़ से प्राप्त होता है, या फूल से प्राप्त होता है। तो हम लोग देख चुके हैं कि जूट जो है वह जूट का तना से प्राप्त होता है, तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूट की खेती मुख्यतः किस राज्य में होती है। जूट की खेती मुख्यतः कहाँ होती है, राजस्थान में, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, या गुजरात में। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। जूट की खेती मुख्यतः पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम में, ये सब राज्य में होती है, हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि फाइबर रेशा से क्या बनाया जाता है। तो फाइबर से क्या बनाया जाता है, धागा, लकड़ी, कागज या ईंट। तो फाइबर से, रेशा से धागा बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए, धागा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे है कि कपास के पौधे में फल को क्या कहते हैं। कपास के पौधे में जो फल होता है उसको क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है बॉल, पॉड, कोन या कैप्सूल। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन ए, बॉल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धागे से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो धागे से जब हम लोग कपड़ा बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्पिनिंग, वीविंग, रेटिंग या जीनिंग। तो धागे से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को फ्रेंड्स हम लोग वीविंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीविंग, बुनाई, इसलिए यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के बीजों से रेशे अलग करने की प्रक्रिया है। कपास के बीजों से रेशे अलग करने की प्रक्रिया क्या है, रेटिंग, जीनिंग, वीविंग या नीटिंग। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन बी, जीनिंग होगा। जीनिंग को हिंदी में कपास ओटना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इनमें से प्राकृतिक रेशा कौन सा है। इनमें से प्राकृतिक रेशा कौन सा है आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है नायलॉन, पॉलिएस्टर, कॉटन या एक्रिलिक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन सी, कॉटन होगा, वह प्राकृतिक रेशा है, इसलिए कॉटन सही आंसर होगा। बाकी जो है नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक ये सब जो है वह कृत्रिम रेशा है। ठीक है फ्रेंड्स, कृत्रिम रेशा को संश्लेषित तंतु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जूट का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है। जूट का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं। तो प्लास्टिक बनाने के लिए, या बोरे और रस्सी बनाने के लिए, या कांच बनाने के लिए, या टायर बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी, बोरे और रस्सियां बनाने के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं ये आपको बताना है, स्पिनिंग, नीटिंग, वीविंग या रेटिंग। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन है, स्पिनिंग होगा, कताई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रेशे किससे प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशे किससे प्राप्त होते हैं, केवल पौधों से, केवल जानवरों से, पौधों एवं जानवरों दोनों से, या खनिजों से। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी, पौधों एवं जानवरों दोनों से होगा। पौधों एवं जानवरों दोनों से हम लोग नेचुरल फाइबर प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कृत्रिम रेशा कौन सा है। इसमें से कृत्रिम रेशा कौन सा है आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है कॉटन, जूट, नायलॉन या वूल। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन सी, नायलॉन। बाकी कॉटन, जूट, वूल ये सब जो है वह नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु की प्रमुख विशेषता क्या है। तो धातु की विशेषता आपको बताना है ऊष्मा एवं विद्युत की अच्छी चालक, पानी में घुलना, हल्की होना या पारदर्शी होना। तो धातु की प्रमुख विशेषता क्या होती है फ्रेंड्स, तो यह ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में कौन कुचालक है। इसमें से कौन कुचालक है आपको ये बताना है, तांबा, एल्युमिनियम, प्लास्टिक या लोहा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी प्लास्टिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुओं का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है। तो वस्तुओं का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है, गुणों के आधार पर, नाम के आधार पे, कीमत के आधार पे या रंग के आधार पे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन ए गुणों के आधार पे होगा। गुणों के आधार पे वस्तुओं का मुख्यतः वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ पारभासी है, मतलब ट्रांसलूसेंट है, साफ कांच, बटर पेपर, लकड़ी या लोहा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा बटर पेपर। बटर पेपर जो है वह ट्रांसलूसेंट है, आधा अधूरा बटर पेपर से दिखता है, मतलब कोई भी वस्तु को हम लोग स्पष्ट नहीं देख पाएंगे पर उसको देख पाएंगे। तो इसलिए परभासी का एग्जाम्पल जो है ये वह बटर पेपर हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कपास की खेती मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है। तो कपास की खेती किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है आपको ये बताना है, जलोढ़ मिट्टी में, लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में या बलुई मिट्टी में। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन सी काली मिट्टी होगा। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है, शीत कटिबंध, समशीतोष्ण, उष्ण कटिबंध या ध्रुवीय। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन सी उष्ण कटिबंध होगा। उष्ण कटिबंध वाला जलवायु जो है वह कपास के खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि कपास के बीज को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कपास के बीज को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है फल, बिनौला, रेशा या कोष। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा बी बिनौला। बिनौला नाम से कपास के बीज को जाना जाता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन और आज का चैप्टर। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे का चैप्टर देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप झारपीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।